नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों धीरे धीरे एग्जाम का वक्त करीब आ रहा है। अब फरवरी भी इंटर हो चुका है। आप लोगों का 12 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। दोस्तों 21 फरवरी को हम लोग का साइंस का पेपर होने वाला है। चलिए उसके लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चन, मोस्ट तांडव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इसमें से एग्जाम में सवाल बनेंगे और बनेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बहुत डिमांड से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आइए, तो इसमें हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सारे दोस्तों को भाई शेयर कर दो, सारे को हर जगह डंगा ढंडोरा पिटवा दो कि भाई वीडियो अपलोड हो रहे हैं, देखो अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता है विद्युत धारा को किससे मापते हैं हम लोग, एम्पियर से मापते हैं, और भाई उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग करते हैं, आमीटर। आमीटर भैया एक यंत्र होता है, ठीक है, जिसमें ये दिखा था कि भाई कितना करंट बह रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना भी है वो दिखा देता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। तो देखो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक कौन होता है भाई, कौन नहीं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखना ओम होता है। ठीक है, ओम होता है, कौन नहीं होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और फिर पूछा है क्या किसी तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक लाइन इसमें जोड़ सकते हो क्या, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात जितना तार का लंबाई बढ़ोगे ना, प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों सर, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R = ρl/a। यानी लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतना भाई तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तार को मतलब उतना ज्यादा प्रतिरोध बहने में समय लगेगा तो उतना धारा बहने में उतना ज्यादा समय लगेगा तो उतना धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न करें कमल, दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हो। तो भाई दो है, सोडियम और पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक धातु लिथियम भी होता है। क्या होता है, लिथियम भी होता है। तो इसको भी आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। अगला प्रश्न है, CH3CO CH3 C2H4 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो देख लो CH3CO CH3 में बीच में है CO, और CO से होता है कीटोन। तो यानी इसमें क्या है देना, इसमें कीटोन उपस्थित है। और C2H4 में क्या है, इसमें है, ये है एल्किन ग्रुप का, क्योंकि भाई एथीन है ना। एल्किन फॉर्मूला भी याद रखना, CnH2n। जी हाँ, और क्या होता है इसका, ये देखो CnH2n डबल हो गया हाइड्रोजन कार्बन का, तो भाई एल्किन हो गया। मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एल्किन ग्रुप से है। तो वही लिखा हुआ है कि भाई जो ये है कीटोन से है और ये किसका है, एल्किन प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। जीवाश्म में क्या है, तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश कभी कुछ बच रह गया होगा। जैसे लाखों हजारों साल पहले पाए जाते थे वो जीव, पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, हो सकता है हड्डी वड्डी कंकाल मिल जाए। चट्टानों पर पैरों के निशान, ठीक है, मतलब चट्टानों पर हो सकता है पैरों का निशान पड़ा हुआ हो। इस प्रकार के जो मिट्टी में बने मृत अवजीवों के सांचे आदि को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। मतलब भाई जो सड़ गड़ गया है चीजें, ठीक है, जिसका सांचा मिल रहा है, जिसका हड्डी वड्डी मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि चलो किसी चट्टान पर उसका पैरों का छाप मिल गया, तो इन सबको जीवाश्म बोलते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान भाषा में देखो क्या है, एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को ही वंशानुगत कहते हैं, लक्षण कहते हैं। मतलब माता पिता में जो गुण होते हैं ना भाई, तो वो गुण जब बच्चों में ट्रांसफर होता है उसे ही वंशानुगत कहते हैं। मतलब माता पिता मान लो गोरा है तो हो सकता है उनका संतान भी गोरे हो, ऐसा हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है। बट तो जो गुण मतलब माता पिता से उनके संतान में आते हैं उन्हें वंशानुगत लक्षण कहते हैं। बोलता ना भाई ये गुण उन्हें माता पिता से मिला हुआ है, तो उस गुणों को वंशानुगत लक्षण बोलते हैं। यह DNA पर निर्भर करती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, मतलब माता पिता से उसके बेटे में आएगा, उसके बेटे से उसका बेटा बेटी में आएगा, इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। चलिए फटाफट से, चलिए यहाँ 7 से होना चाहिए था 8 से, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रश्न तो ये ओम का नियम भाई बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लो। ये लघु में भी आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा आएगा उस प्रकार से आंसर लिखना होगा। आगे भी बताएंगे दीर्घ वाला भी, ये देखो लघु वाला। ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखना है और प्रतिरोध को परिभाषित करना है। तो देखो नियत ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर नियत होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। 50 डिग्री तो 50 डिग्री, 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 25 डिग्री तो 25 डिग्री, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर, किसी चालक के सिरों का जो बीच का विभवांतर यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है,
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो धारा बह रहा है ना उसी के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक धारा बहेगा कह सकते हो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होगा उतना अधिक होगा, जितना धारा कम होगा उतना वो डिफरेंस कम होगा। तो ये है कि ओम का नियम क्या है, किसी नियत ताप पर चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। और भाई धारा में और प्रतिरोध में संबंध क्या है, विभवांतर में और विद्युत धारा में संबंध क्या है, V=IR, ये ओम का नियम का सूत्र हो गया, रिलेशन हो गया। और प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब भाई जो धारा उसमें से होकर बहेगा उसको रुकावट करेगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करता, जो धारा बहती है वो रुकावट होता है, धारा बहने में रुकावट होता है, उसे ही तो बोलते हैं प्रतिरोध। भाई अगर किसी तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा ना तो उसमें धारा बहेगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में बहेगा। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बस नेक्स्ट देखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखना है। इसको आप लोग याद मत रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। इसको पढ़ सकते हो भाई, चुंबक के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबक क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या बोल रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त, मतलब ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल, तो उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। इन्हीं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वही रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सिंपल सी बात है। कह सकते हो चुंबक के चारों ओर की वो काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, या फिर कह सकते हो ऐसे कि किसी चुंबक के चारों ओर की वो अदृश्य रेखाएं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है। दो गुण क्या क्या है, तो सबसे पहले ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और दूसरा क्या, चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की मजबूती को दिखाती है। अर्थात जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। मतलब सर देखो, ये मान लो यहाँ चुंबक क्षेत्र रेखाएं पास पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बल ज्यादा होगा। मान लो यहीं पर धीरे धीरे दूर होता जाएगा, ठीक, इस प्रकार से, तो यहाँ पर बल थोड़ा कम होगा। आप खुद से अनुभव करके देखे हो कि जब किसी चुंबक के बिल्कुल निकट लाते हो किसी लोहे का कील को तो ज़्यादा जोर से खींचता है, थोड़ा दूर रखते हो तो थोड़ा स्लोली खींचता है। क्यों? क्योंकि चुंबक के सामने चुंबक की रेखाएं बहुत सामने होती है, लेकिन जैसे दूर जाओगे तो चुंबक रेखाओं का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, गैप बढ़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर चुंबक बल कम होता है। जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा वहाँ पर बल ज़्यादा। संक्षारण किसे कहते हैं, तो देखो जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। मतलब जब कोई भी धातु, चाहे लोहा हो चाहे कुछ भी हो, हवा के संपर्क में आता है, हवा में मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन है, तो उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है, जिसको कौन सा परत हो सकता है, ऑक्साइड की परत चढ़ा ले, कार्बोनेट की चढ़ा ले, सल्फेट की चढ़ा ले, ठीक है। तो इन्हीं परत जो चढ़ता है इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। मतलब मेनली बल बोल से देसी भाषा में जंग लग जाता है, ठीक है, इसे लोग पेंट या ग्रीस लगा करके संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। अगला संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक लकीर खींचना बीच में और टान देना। देखो क्या लिखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है, बिल्कुल, और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है, इसमें एकल बंध होता है। तो उसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन को कहा जाता है। मतलब जितने सारे एल्केन हो गए ना, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोटेन, नोनेन, डोकेन, डेकेन तक बाकी आके जितना है सबको ये एल्केन है, तो सबको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जितने सारे एल्कीन और एल्काइन होता है ना, सबको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें एकल बंध होता है, और इसमें क्या, इसमें द्वि या त्रिआबंध होता है। जो संतृप्त होता है उसमें एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या, द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है, फटाक से तुरंत रिएक्ट हो जाएगा भाई। अगला जैव आवर्धन क्या है, देखो जैव आवर्धन से अभिप्राय है हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इसी प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे। मान लो पौधों में हम लोग खाद डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं ना, नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो भाई एक प्रकार तो रसायन ही है। तो पौधों में क्या, रसायन का कुछ भाग वो लोग भी अवशोषित कर लेता है। अब उन पौधों को, साग सब्जी को हम लोग खाएंगे तो वो रसायन हम लोग में आ जाएगा, ठीक है, हम लोग के शरीर को इफेक्ट करेगा। तो इससे बोलते हैं क्या बोलता है, ये जैव आवर्धन अभिप्राय क्या, हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना ही।
तो जैव आवर्धन का अर्थ क्या है, जो हानिकारक रसायन है वो हमारे आहार श्रृंखला में, हमारे आहार श्रृंखला जो खाना खाते हैं ना, जो एक श्रृंखला है भाई, कौन किसको खाता है वो वाला ठीक है, उसमें प्रवेश करता है। मतलब क्या, मतलब पौधों को कौन खाया, पौधों को मान लो कोई कीट खा गया, ठीक है, कीट को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, तो ये एक आहार श्रृंखला बन गया इस प्रकार से। तो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। जैसे इसलिए बोलता है ना कि भाई साग सब्जी में खाद दे के मत बनाओ, शुद्ध गोबर दे के उगाओ, ताकि उसमें कोई हानिकारक रसायन न जाए, इस वजह से। तो श्रृंखला में प्रवेश करना पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाता है, धरती से विषैले रसायनों का पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ता है। तो इसी जो प्रक्रिया है ना पूरा, इसी को बोलता है जैव आवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाएं। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो देखो, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मेन स्रोत है। कौन लेता है? उत्पादक, मतलब जो खाना बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, उसको कौन, कोई शाकाहारी जीव खा गया, मान लो बकरी खा गया। अब बकरी को मान लो कुत्ता खा गया, और कुत्ता को कौन खा गया? शेर खा गया। ठीक है, तो कुत्ता भी मांसाहारी है और वो शाकाहारी सामान खा जाता है, लेकिन शेर तो शीर्ष मांसाहारी है ना, तो शेर अंत में खा जाएगा। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह दिखा रहा है। ठीक है, इसको बना देना, नंबर मिल जाएगा। अगला देखो, 6 6 12 नंबर हो गया। तो उधर 6 था और इधर हम 6 बताएं। ठीक है, 13 नंबर इसलिए हुआ क्योंकि 8 से शुरू हुआ था, इसलिए। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो फटाक से देख लो क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये एक साल में कई बार उगाया जा सकता है, और इनके पुष्प का आकार भी बड़ा होता है और अधिक परागण क्षमता। मतलब क्या भाई, जल्दी परागण हो जाता है, जल्दी से ये बीज उत्पन्न कर देता है, इस वजह से इनका अध्ययन करना भी अधिक सरल था, इस वजह से। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखो तो कितना अच्छा उदाहरण देखो। पादप को कौन खाएगा? कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। और सर्प को कौन खाएगा? चील खा लेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, मतलब एक दूसरे को सब खा रहा है भाई, यही तो खाद्य श्रृंखला है। इसमें पादक जो है उत्पादक है, जबकि जो प्रथम उपभोक्ता है और चील, जबकि कीट जो है प्रथम उपभोक्ता है। पादप क्या है? उत्पादक है। कीट प्रथम उपभोक्ता है क्योंकि पहली बार ही खा रहा है, और चील जो है ये अंतिम उपभोक्ता है। याद रहेगा, तो यही है दोस्तों खाद्य श्रृंखला। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोग एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, बड़ा याद आएगा भाई, बड़ा याद आएगा अगर नहीं बनाओगे तो। इसलिए पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।